हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखो ये वो प्रैक्टिस सेट है। इसको करने से पहले तुम लोगों को अपना जो इंटीग्रल कैलकुलस है इंडेफिनिट एंड डेफिनिट खत्म करके उसके बाद आना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा मॉडरेट है, कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनिट और इंडेफिनिट अगर क्लियर है तभी ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा। तुम सोचो कि डायरेक्ट सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट कर ले तो इसमें कुछ ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो देख के तुम डर जाओगे। हालांकि उसमें डरने का कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा चैप्टर किया हुआ है तो तुम्हारे लिए ईजी होता। लेकिन डायरेक्ट अगर देखोगे तो हो सकता है शायद थोड़ा दिक्कत हो। तो अगर तुम्हारा किया हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस तो फिर तुम इस प्रैक्टिस सेट का पूरा फायदा उठा सकते हो। प्रैक्टिस सेट में देखो, जब तुम लेकर के बैठोगे तो पहले ना क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन मिला, अब ऐसा नहीं कि बैठ के वीडियो देख रहे हो पूरा, नहीं, पहले खुद से ट्राई करो, देखो तुम कितना सीखे हो अब तक। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो फिर वीडियो को देख लोगे। और प्रैक्टिस सेट का हम देखते हैं, शायद 2-3 सेट हम लाएंगे। ये हम लोग का पहला सेट है जिसमें हम लोग करीब 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कवर करेंगे। हम लोग और भी कुछ प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग वीडियोस के साथ में, चैनल के साथ में जुड़े रहो। एग्जाम के टाइम में कुछ मैराथन क्लासेस भी होगा, कुछ एक वन शॉट रिवीजन भी हम करवाएंगे। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा अगर कोई दिक्कत वगैरह रहे तो जितना हम वीडियो अपलोड कर दिए वो सब तो अच्छे से करो। इसके अलावा रिवीजन का भी वेट करना, जब हम रिवीजन करवाएंगे तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग फोकस करेंगे, जिससे शॉर्ट टाइम में तुम लोग ज़्यादा स्कोर कर सको। अपने फ्रेंड्स को भी मेरा वीडियो सजेस्ट करो, चैनल सजेस्ट करो, ताकि उन लोगों को भी तुमसे, तुम्हारे सजेशन से, एडवाइस से उन लोगों को भी फायदा पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हो सकता है कि तुम लोग एक्सरसाइज में बनाए होंगे लेकिन अचानक से देख के शायद याद नहीं आ रहा होगा तुम लोग को। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हम लोग का dx बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब एक्चुअल में क्वेश्चन में गड़बड़ी है, थोड़ा ठीक कर दे इसको। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे dx को अगर हम हटा दे तो ऊपर क्या बचेगा, 1। तो उस 1 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब कुछ बच्चे को लगता होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही बैठाना है। तो हमको आइडिया मिला डिनोमिनेटर को देख करके। हम डिनोमिनेटर में देख रहे थे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसीलिए हम सोचे कि इसको हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सोचना चाहिए। अब जैसे हम बैठा दिए, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि वही टेक्निक अलग अलग करके करना चाहिए। तो चलो अलग अलग करते हैं। एक बार होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और दूसरी बार में होगा हम लोग के पास में कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब जरा दिमाग पे जोर दो और सोचो हम ऐसा क्यों किए, अलग अलग क्यों किए, कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा है। देखो साइन स्क्वायर क्या होगा, कट। यहाँ पर कॉस स्क्वायर कट। अब देखो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बचा, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर। अब बताओ क्या तुम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स याद है? बिल्कुल याद है। क्या होता है, tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। कितना ईजी है। अच्छा लेकिन जरा फॉर्मूला रिवीजन करते रहोगे। अभी से लेकर के एग्जाम तक कितना टाइम बाकी है, डेली तुम लोग फॉर्मूला रिवीजन करो। अगर कोई कॉपी, अगर या कोई फॉर्मूला का कोई कॉपी या कोई सेट तैयार किए हो तो डेली इसको दिन में 2 बार रिवीजन करो। और ये आइंस्टाइन का भी बोला हुआ है, ट्रिपल आर थ्योरी उनका, अगर तुम लोग कभी सुने होंगे, जहाँ पे रिकॉल का वो बोले हैं, यानी कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसको रेगुलरली आपको रिकॉल करते रहना, रिव्यू करते रहना, देखते रहना आपको। क्योंकि हम लोग दिन भर देखो बहुत बिजी रहते हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, स्कूल है, ट्यूशन्स है, होमवर्क मिला है, या और भी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैप है, किसको किस में मैसेज किए थे, कहाँ रिप्लाई आने वाला, वहाँ फोकस है, प्लस फैमिली है, बहुत सारा कुछ हम लोग बिजी रहते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो चीज़ देखे तुम लोग को टाइम हो जाता है तो हम लोग उसको भूल जाते हैं, और जो नया मेरे साथ चल रहा होता है वो हम लोग को याद रहता है। तो इसीलिए अगर तुम लोग रिविज़न करते रहोगे तो वो तुम्हारे सामने रहेगा। और नहीं तो मालूम होगा कि अगर तुम कोई फॉर्मूला 15 दिन पहले रिवीजन किए और तुम्हारे साथ अभी कुछ करंट में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं है, तो फॉर्मूला भूल जाओगे तुम लोग। तो डेली दिन में 2 बार रिवीजन करो। एक बार सुबह उठो, फर्स्ट सुबह एक बार रिवीजन कर लो फॉर्मूला, और एक रात में सोते वक्त।
क्योंकि सुबह जब उठोगे तो स्टार्टिंग उतना कुछ पढ़ने का दिल नहीं करता, 15-20 मिनट एकदम कैसा लगता है ना बहुत लोग को। तो उस 15-20 मिनट में फॉर्मूला रिवीजन कर लो, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। रात में जब सोने जाते हैं हम लोग तो उस टाइम भी कुछ खास इतना करने को मन नहीं करता है, तो उस टाइम में मोबाइल से अच्छा है फॉर्मूला लर्न कर लो, एक बार रिविजन कर लो, और देखना 1 महीना ये प्रोसेस चलाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, cos 2x बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखो जैसे हम cos 2x को देखेंगे तो हम लोग के दिमाग में cos 2x का देखो 4 फॉर्मूला आएगा ना, इसीलिए हम बोले बार बार कि फॉर्मूला अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि हर स्टेप में फॉर्मूला है, चाहे वो पुराना फॉर्मूला हो या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो। अब देखो cos 2x में 4 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला सेट करेंगे यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर को देखते हुए बताओ इन चारों में ज्यादा सुटेबल फॉर्मूला कौन सा है। भाई हमको तो ये लग रहा है, देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और नीचे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 3 नंबर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर वही रूल, अलग अलग वाला रूल लगाओ, तो अलग अलग करते हैं। तो एक बार होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और एक बार हम लोगों का होगा साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीएक्स। अब बोलो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा। अब बताओ क्या कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, हाँ बिल्कुल पता है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या होगा tan x प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला लिखे थे ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि देखा जाए तो ये पूरा एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का देखो फॉर्मूला है। इस पूरे के बदले में हम क्या बैठा सकते हैं, cos 2 थीटा बैठा सकते हैं। अब बोलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, यानी कि साइन 2x प्लस सी। लेकिन जिसको हम x मान के इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या है, 2x है, तो 2x को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। बताओ 2x का डिफरेंशिएशन सर 2 होता है, तो कहाँ लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के केस में, बाई 2 लिखते हैं ऐसे, प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन पावर 6x dx। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6 का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला अवेलेबल है नहीं, तो इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करेंगे। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स पे होल क्यूब। देखो क्या लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, जो इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, साइन पावर 6 होगा। अब बोलो हम ऐसा क्यों ब्रेक किए, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग के पास में अवेलेबल है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x बैठा सकते हैं, और उस पर हो गया होल क्यूब। अब बोलो 1 माइनस कॉस 2x का होल क्यूब, इसको देख करके बचपन में अलजेब्रा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। a की जगह में क्या है 1 और b की जगह में क्या है cos 2x। बस इसको देख करके हम पूरा फॉर्मूला बैठाएंगे। हमको लिखना है a क्यूब, पर a तो मेरा 1 है तो हो जाएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो मेरा a तो 1 है, तो 3a स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 पे स्क्वायर, और b यानी कि cos 2x, यानी कि हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के लिए 1 और b स्क्वायर मतलब cos पे स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 2x माइनस बी क्यूब, यानी कि माइनस दे करके b पे क्यूब मतलब क्या cos क्यूब 2x। देखो क्लियर याद है। अभी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx,
फिर हो जाएगा +3/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx, और एक हो जाएगा हम लोग का -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब 2x dx। देखो हम लोग के पास में टोटल 4 इंटीग्रेशन आया है, 4 में से इन दोनों को लेके हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है साइन। अब हम लोग रुकेंगे यहाँ पर आकर के, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। ये तो हो गया समझ लो काम, पर उन दोनों का करना है। तो पहले उतारेंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx -3/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। अब सोचो इन दोनों को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम सोच रहे हैं जैसे यहाँ 3/8 है, तो इसके बगल में हम बैठा देंगे 2 और एक 2 अंदर दे देंगे, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब क्या फायदा हुआ उससे? फायदा ये हुआ कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2 थीटा। इसके लिए लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा। जैसे इसका फॉर्मूला लिख के अलग अलग करेंगे ना तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस पे स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हम 1 + cos 2 थीटा ब्रेक कर दे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ तो कॉस पे क्यूब है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला में आ जाए। एक फॉर्मूला हम लोग बचपन में याद किए हुए हैं, नजर आ रहा है, हाँ, cos 3 थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से 4 cos क्यूब को सॉल्व कर लें। तो 4 cos क्यूब क्या हो जाएगा देखो तुम, 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos 3 थीटा + 3 cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हाँ जरा ध्यान रखोगे अपना थीटा क्या है इस केस में। इस केस में थीटा हम लोग का 2 है। अच्छा 4 का रिक्वायरमेंट है ना, तो एक काम करो ना 4 एडजस्ट कर लिया जाए, यहाँ पे 4 दे करके यहाँ पे 4 एडजस्ट करते रहे हम। लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखोगे थीटा की जगह में क्या है 2x है, तो हम लोग को लिखना है -1/32 इंटीग्रेशन 4 cos, इसको भी ऐसा रहने दो, दोनों का फॉर्मूला एक साथ बैठेंगे, cos क्यूब 2x dx। ये दोनों तो उतार देंगे, इसका कोई काम है नहीं। 1/8 इंटीग्रेशन dx -3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये हो जाएगा 3/8 2 16 2 cos का थीटा क्या होगा 1 + cos 2 थीटा। पर ध्यान रहे थीटा क्या है 2x है, अगर थीटा मेरा 2x है तो 2 थीटा मतलब क्या होगा 2 2 4x हो जाएगा, तो 1 + cos 4x dx -1/32। देखो इसके लिए क्या लिखना है हम लोग को cos 3 थीटा लिखना है, cos 3 थीटा, तो थीटा अपना क्या है 2x है, तो cos 3 थीटा मतलब 3 × 2x क्या 6x, ठीक है, प्लस फिर क्या है 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा मतलब क्या 2x, यहाँ पे dx हो गया, बहुत करीब आ गया। देखो फायदा ये हुआ, देखो cos पे स्क्वायर था उसका इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे हम उसको 1 + cos 4x में ब्रेक किए, देखो 1 का भी इंटीग्रेशन अवेलेबल है x होगा, और cos का भी इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा। उसी तरह cos क्यूब का इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैसे हम उसको cos 6 और cos 2x में हम कन्वर्ट किए, देखो इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 2 या 8 एडजस्ट कर रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अच्छा चलो एक और स्टेप पढ़ाओ, -3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx + 3/16, अलग अलग कर रहे हैं तो हो जाएगा dx, और +3/16 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx -1/32 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx, और एक बार हो जाएगा -3/32 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब चलो सही यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। देखो इतना बड़ा इंटीग्रेशन देख के डरोगे नहीं कि यार कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, नजर आ रहा है तुम लोग का, हाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, इसको लेकर टेंशन मत लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग के कॉन्फिडेंस के मेहनत के सामने किसी भी क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। होता क्या है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हम लोग करते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के सामने घुटना टेक देते हैं।
ट्यूशन में घुटना टेक दिए, स्कूल में, फिर लास्ट में जाकर के एग्जाम में घुटना टेक देते। अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन में दम है तो इतना बार प्रैक्टिस करो कि वो क्वेश्चन तुम्हारा गुलाम हो जाए, तुम उसको घुटना टेकवा दो, ना कि तुम घुटना टेक लो। चलो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x माइनस 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा, 1/2 sin 2x होगा। तो बाई में 2 लगाओ, यहाँ पे sin 2x लगाओ, प्लस 3/16 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x प्लस 3/16 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होगा, 1/4 sin 4x, यानी कि नीचे 4 लगाओ, यहाँ पे sin 4x लगा दो, माइनस 1/32। अच्छा cos 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/6 sin 6x, तो नीचे 6 लगाओ, यहाँ पे sin 6x दे दो, माइनस 3/32 लगाओ, और यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 sin 2x, तो नीचे 2 लगाओ, यहाँ पे sin 2x प्लस c। अब देखो जो मिलता जुलता है उसको सिंप्लीफाई करो, जैसे यहाँ पे देखो 1/8x और यहाँ पे हाँ 3/16x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब इन लोगों का एलसीएम लेना होगा, तो इसको रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि नहीं तो फिर एक जगह करोगे फिर एलसीएम करोगे, बहुत लंबा चलेगा। तो चलो इसका एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लोगे, थोड़ा हम इसको रफ में करके दिखा दे तुम लोग को। यहाँ पे है 1/8x और प्लस क्या है, कहाँ गया 3/16x, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16, यहाँ पे होगा 2x प्लस 3x, यानी कि 5x/16। तो हम लोग इन दोनों को जगह मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x/16 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5x/16, 5x/16 माइनस, अच्छा sin 2x यहाँ पर है और कहीं sin 2x है देखो, तो हाँ यहाँ पर है, तो इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा देखो 3/16 sin 2x माइनस में, और यहाँ पे माइनस 3/64 माइनस 3/64 और साथ में sin 2x। तो चलो इसका एलसीएम लेते हैं, 64 यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा -3, तो -3, तो ऐड करो तो -15/64, यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करिए कितना आ रहा है, -15/64, तो -15/64 sin 2x, sin 2x वाला हो गया। अब देखो sin 4x और sin 6x सिंगल सिंगल है, तो उसको वैसे उतार दो, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो लिखेंगे प्लस 3/64 sin 4x, और यहाँ पे है -1/32, 6 कितना हो जाएगा, 6 × 12 कैरी 1, यहाँ पे 9, 192 sin 6x प्लस c। देखो लोग यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम लोग के बुक में ऐसा कभी क्वेश्चन किए होगे, तो हो सकता है कि 1/192 कॉमन लिया होगा, ऐसे यहाँ पे हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 1/192 कॉमन लिया होगा तो ऐसे लिखो 1/192 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अब इसको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि सबके नीचे में तो 1/192 है नहीं, तो सबको एडजस्ट करना होगा। तो क्या क्या लिखना होगा, देखो 1/192 है, तो तुम लोग ना अपने इजी के लिए एक और काम कर सकते हो। रुको, हम तुम लोग इजी के लिए एक और काम कर दे रहे हैं। 1/192 को सबसे बड़ा है ना, तो एक काम करो, ऐसा कैलकुलेशन करो कि सबके डिनोमिनेटर में 192 आ जाए। जैसे देखो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाए, 5x इंटू यहाँ पे 16, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 1 और 2 यानी कि 12 से, 12 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 12 एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे 15/64, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा, 3 से करना होगा, तो नीचे 3 ऊपर 3 sin 2x, यहाँ पर ही वही हाल है, ऊपर 3 नीचे भी 3 sin 4x माइनस 1/192 sin 6। देखो थोड़ा सा लेंदी सम बन रहा है, पर घबराने का नहीं, एग्जाम में अगर आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। अब एक काम करो, अब बिंदास हम लोग 1/192 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 60x बचेगा, यहाँ पे 192 कॉमन हो तो क्या बचा 45, सॉरी माइनस में बचेगा -45 sin 2x, 45 sin 2x प्लस यहाँ 3 3 9 sin 4x, और यहाँ पे माइनस sin 6x प्लस c। ये बोलो का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा हमको बताओ इस tan इनवर्स को देख करके
और बाई 1 + x² को देख करके क्या तुम लोग के दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है? यस सर आ रहा है। बताओ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 + x² होता है। यानी कि अगर हम tan इनवर्स को अगर रिलेट करें उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 + x²। तो अगर तुमको ये चीज क्लियर हो गया है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो tan इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। देखो लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। अब बोलो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 + x² dx इक्वल टू में dz। अब देखो वापस आते हैं यहाँ पे e टू द पावर, ये जो tan इनवर्स x देख रहे हो उसके लिए क्या बैठाओगे? z बैठाओगे, तो लिखेंगे z। उसके बाद dx/1 + x² के लिए, dx/1 + x² के लिए क्या बैठाओगे? dz बैठाओगे। देखो अब बोलो e पावर z का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर z + c होता है। क्या हम लोग आंसर यही छोड़ दे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, z के लिए वापस से बैठाना होगा ना, क्या? tan इनवर्स x, यानी कि इसका आंसर होगा e टू द पावर tan इनवर्स x + c। इस क्वेश्चन में मेन पार्ट ये था कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल था, तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग z लेट करके डिफरेंशिएट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 - tan/1 + tan। देखो क्या ही अच्छा होता अगर दोनों tan पे स्क्वायर होता, तो भाई ये हम लोग का फिर cos 2θ का फॉर्मूला बन जाता, cos को इंटीग्रेट करते साइन आ जाता। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो tan है, तो क्या करेंगे? तो बहुत ईजी है, जब कुछ नहीं समझ में आए तो एक काम करना, tan को sin/cos में कन्वर्ट कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सोच रहे हैं tan को कर दे sin/cos, यहाँ पर भी tan को हम लोग कर देंगे sin/cos, और यहाँ पे साथ में क्या है? dx। अब क्या करें? सोच रहे हैं भाई एलसीएम ले लें। सर क्या फ़ायदा होगा एलसीएम लेके? फ़ायदा ये होगा कि दोनों का ऊपर नीचे एलसीएम क्या आएगा? cos, cos cos कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा cos माइनस साइन, यहाँ पर हो जाएगा cos एलसीएम, तो हो जाएगा cos प्लस साइन। क्या फ़ायदा हुआ एलसीएम लेकर के? cos cos कट हो गया, क्या बचा? ऊपर बचा हम लोग के पास में cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या है? cos x प्लस साइन x। तो हम सोच रहे ना cos प्लस साइन को हम लिखे साइन प्लस cos, देखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गड़बड़ कर दिए, cos प्लस साइन को साइन प्लस cos लिख के कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल है कि सर आप ऐसा क्यों लिखे? लिख तो सकते हैं बट भाई क्यों लिखिए? बहुत आसान है। क्या तुम लोग बचपन में ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो? इंटीग्रेशन f' बाई fx dx। बताओ जल्दी क्या होता है? सर log fx प्लस c होता है। वेरी गुड। अब बोलो कुछ फायदा समझ में आया मेरा ये टेक्निक लगा करके? हाँ सर बहुत फायदा समझ में आया। अगर नीचे वाला को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। यानी कि देखा जाए तो नीचे है फंक्शन और ऊपर उसका क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एफ एक्स। तो लिखेंगे लॉग एफ एक्स, यानी कि कौन आएगा? साइन प्लस कॉस आएगा प्लस सी आएगा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन पावर 7x dx। देखो अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना, इंटीग्रेशन साइन पावर 6। तो साइन पावर जो 6 था उसको करने का प्रोसेस क्या था? 1/8 एडजस्ट किए थे। तो जानते हो वो जो मेथड है ना वो खास है इवन पावर के लिए। जैसे अगर क्वेश्चन में रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, तो 2 लगा करके यहाँ 2 यहाँ पे 2 एडजस्ट किए, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे। उसी तरह अगर मेरे पास रहा साइन पावर 4x, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग 1/4 एडजस्ट करेंगे, इसको कर देंगे हम 2 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन था हम लोग का अभी हम लोग जो किए थे कुछ देर पहले, साइन पावर 6x dx। तो उस केस में हम लोग क्या एडजस्ट किए थे? 1/8। जब साइन या कॉस पे इवन पावर रहेगा, इवन, तब ये एडजस्टमेंट का टेक्निक लगाओगे। याद रखना इवन पावर 2 है, 4 है, 6 है, पावर 8 है जब रहेगा तो ये एडजस्टमेंट वाले टेक्निक। लेकिन अगर साइन या कॉस पे अगर ऑड पावर आ जाए
तो बनाने का दूसरा तरीका यूज करना होगा। उसमें हम देखें जैसे पावर 7 है, ये ऑड है ना, उसमें ये टेक्निक काम नहीं आएगा। ये टेक्निक सिर्फ किसके लिए है? इवन पावर के लिए। अगर ऑड हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो सर पावर 6 वाला भी आप बनाए थे, कितना बड़ा बना था, तो क्या पावर 7 तो सर उससे बड़ा पावर है, उससे बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? छोटा बनेगा, क्योंकि ऑड पावर अगर एग्जाम में आ जाए ना तो तुम लोग का ही फंसा जाएगा। ऑड पावर बहुत ईजी होता है। इसको करने का प्रोसेस क्या होता है देखो, साइन पावर 7 को पहले हम ऐसे तोड़ेंगे, साइन पावर 6 इंटू साइन। लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देख के डर मत जाना कि सर साइन पावर 6 आ गया, डरना नहीं। अब बोलो क्या हम इस साइन पावर 6 को ऐसा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर पे क्यूब? हाँ सर कर सकते हैं, पर डर लग रहा है, पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, यहाँ तो एक पावर ज़्यादा ही है। कोई घबराने की बात नहीं। अब बोलो क्या साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर कीजिए आप, तो सर आप सब कर सकते हैं। देखो dx। अब यहाँ तक पहुँचे, अब क्या करेंगे? अब तुम लोग ब्रैकेट के अंदर जाओ और जा करके जो कॉस है ना, कॉस उसको देखो, और बाहर जो साइन है उसको देखो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई डिफ्रेंसिएशन का घोड़ा दौड़ रहा है? यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर है, यानी कि कॉस को देखो, और बाहर क्या है? साइन। हम जानते हैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन होता है। तो हम सोच रहे हैं कि कॉस को लेट कर ले। अब ये क्वेश्चन में क्या देखे थे कि अगर तुमको पता हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो जिसका डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल रहेगा उसको लेट कर लेना। जैसे कॉस का डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेकिन याद रखो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन। पर यहाँ तो तुम्हारे पास सिर्फ साइन है, तो कोई बात नहीं, माइनस तो भाई ऐसे ही हम लोग एडजस्ट कर लेते। एक माइनस बाहर दिए, एक माइनस हम लोग साइन को दे दिए। अब लेट कर लो, लेट cos x इज इक्वल टू जेड। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी जेड। अब हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, देखो 1 माइनस, तुमने कॉस के लिए जेड लेट किया है, तो कॉस स्क्वायर मतलब क्या? जेड स्क्वायर, और उस पर क्या है? क्यूब। फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसके लिए हम क्या बैठा सकते हैं? डी जेड बैठा सकते हैं, तो लिखेंगे डी जेड। अब बोलो कोई बचपन का फॉर्मूला याद आ रहा है? ए माइनस बी का होल क्यूब। हाँ सर याद आ रहा है, क्या है फॉर्मूला बोलो? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए की जगह में क्या है? 1, बी की जगह में क्या है? जेड स्क्वायर। तो फॉर्मूला है हम लोग का ए क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 1 माइनस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 1 स्क्वायर इंटू बी यानी कि जेड स्क्वायर यानी कि 3z स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a के लिए 1 और b स्क्वायर मतलब z स्क्वायर का स्क्वायर, क्या होगा? z पावर 4 माइनस b क्यूब यानी कि z स्क्वायर पे क्यूब, कितना होता है? पावर 6 होता है dz। अब भाई ब्रैकेट ओपन करो, तो ध्यान रखना बाहर माइनस है, उसको भूल के ब्रैकेट में ओपन कर देना। तो होगा माइनस dz माइनस माइनस प्लस 3z स्क्वायर डी जेड माइनस प्लस माइनस 3z पावर 4 डी जेड और माइनस माइनस प्लस z पावर 6 डी जेड। अब बोलो z का इंटीग्रेशन, डी जेड का इंटीग्रेशन, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3z क्यूब, तो हो जाएगा 1/3z क्यूब माइनस z पावर 4 का इंटीग्रेशन, z पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 z पावर 5, इसके लिए हो जाएगा 1/7 z पावर 7 प्लस c। देखो उसमें तो 2 2 बार बार एडजस्ट करना हो रहा था, फॉर्मूला एडजस्ट करना था, उससे तो इजी है ना। अब z का वैल्यू बैठा दो, z को लोग क्या लेट के थे? कॉस ना, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ क्या बैठाओगे? कॉस बैठाओगे। तो माइनस z है तो माइनस कॉस, यहाँ 3 3 कट, क्या बचेगा? कॉस पे क्यूब माइनस 3/5 कॉस पे 5x, यहाँ पे 1/7 कॉस पे पावर 7 प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर सेक पावर 4। देखो tan स्क्वायर और सेक पावर 4 को देख करके लग रहा है ना कि यहाँ पे किसी का तो डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है, बस अटका हुआ है चीज़। मतलब tan है, सेक है,
tan पे पावर 2 है, sec पे पावर 4 है, देख के लग रहा है कि किसी ना किसी के यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है, पर क्लियर नहीं हो रहा है कि किसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो हम एक स्टेप इसमें करें, शायद कुछ आइडिया हो। हम सोच रहे हैं कि इसको tan स्क्वायर करें और sec पावर 4 का हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो sec स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो sec पावर 4 आ जाएगा। एक और स्टेप देखो, हम सोच रहे हैं इसको लिखेंगे tan स्क्वायर रहने दो, और ये जो सेक स्क्वायर देख रहे हो, सेक स्क्वायर, क्या हम इसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। हाँ सर कर तो दिए। इसको भी कर दे सर 1 प्लस tan स्क्वायर में? नहीं नहीं नहीं, इसको भी कर दोगे तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा फिर। अब जरा ध्यान से देखो, अब तुम्हारे क्वेश्चन में tan भी है और सेक पे स्क्वायर भी है, तो बताओ tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो बस tan को लेट करेंगे, सेक स्क्वायर dx के लिए हम dz बैठा देंगे। तो देखो 2 स्टेप किए और क्लियर हो गया कि किसको हमको z लेट करना चाहिए। तो लिखेंगे लेट tan x इज इक्वल टू z, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx और इक्वल टू में dz। अब इसमें वापस आओ, tan स्क्वायर के लिए क्या बैठाओगे? z पे स्क्वायर, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर के लिए z पे स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए क्या बैठाओगे? dz बैठाओगे। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। क्यों सर ब्रैकेट क्यों ओपन करेंगे? भाई करोगे तभी तो उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। z स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, z स्क्वायर को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई, z पावर 4 3z। चलो अब इसको जो है अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो जब अलग अलग करेंगे तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3 z पे क्यूब, और z पावर 4 के लिए 1/5 z पे 5 प्लस c। बोलो z के लिए क्या बैठाएंगे हम? z के लिए क्या लेट किए थे? tan, तो z के लिए हो जाएगा tan यहाँ पे क्यूब x, यहाँ हो जाएगा 1/5 tan पावर 5x प्लस c। हो गया आंसर। बस यहाँ पे मेन चीज़ ये था कि देखो हम लोग को समझ में आ रहा था कि tan और sec स्क्वायर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, पर क्लियर नहीं हो रहा था। तो जो हमको बड़ा पावर दिखा उसको तोड़ दिए, सेक स्क्वायर दिखा tan स्क्वायर में तोड़ दिए, फिर हमको लगा रे वाह tan भी अवेलेबल है, सेक स्क्वायर भी, तो tan को हम लोग लेट कर लिए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, ऊपर है dx और नीचे है sin x cos क्यूब x। इसको देखो हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 के लिए हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, फिर अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कुछ रास्ता निकल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि ऊपर नीचे सोच रहे हैं कि कॉस से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड, जैसे 1/cos और यहाँ हो जाएगा sin x cos क्यूब बाई कॉस। ऊपर नीचे क्या किया हम लोग? कॉस से डिवाइड कर दिया। सर आप कॉस से क्यों डिवाइड किया? मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे आप कॉस से डिवाइड कर दिए? अभी पता चल जाएगा। 1/cos के लिए क्या लिखेंगे? सर सेक लिखेंगे, बहुत सही। और ये जो कॉस क्यूब देख रहे हो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सेक क्यूब, यानी कि सेक पे क्यूब। यहाँ पे देखो क्या बचा? sin/cos, इसके लिए क्या लिखोगे? tan लिखोगे, और यहाँ पे dx। अब ऊपर में जो सेक और सेक क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेक पावर 4 आएगा। उस सेक पावर 4 को हम ऐसे तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अभी हम लोग ऐसे किए ना, इसलिए हम जानबूझ के उसके इस मेथड से कर रहे हैं ताकि तुम लोग पिछला क्वेश्चन और इसको रिलेट कर पाओ। ऊपर में सेक पावर 4 और नीचे में tan आ रहा था, तो सेक पावर 4 को हम सेक स्क्वायर में ब्रेक कर दिए। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस वाले सेक स्क्वायर को क्या करना है। सर इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, और नीचे क्या है? tan, और बगल में क्या है? सेक स्क्वायर। अब बोलो, अब समझ में आया कि इतना हम लोग मास्टर स्ट्रेटजी क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर tan भी अवेलेबल है, सेक स्क्वायर भी अवेलेबल है। हम लोग जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो tan को क्या करेंगे? लेट करेंगे हम। तो लेट tan x इज इक्वल टू z, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। अब अपने क्वेश्चन वापस जाओ, लिखो 1 प्लस tan के लिए क्या बैठाओगे? z बैठाओगे, तो tan स्क्वायर मतलब क्या? z स्क्वायर। नीचे tan के लिए क्या बैठाओगे? z, और ये जो सेक स्क्वायर x dx है उसके लिए क्या बैठाओगे? dz बैठाओगे, तो यहाँ पे dz। अब भाई अलग अलग करेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा इंटीग्रेशन 1/z dz,
और एक बार होगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई जेड डी जेड। 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस, यहाँ तो z पावर कट हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ z, z का इंटीग्रेशन 1/2 जेड स्क्वायर प्लस सी। अब बोलो z हम लोग क्या लेट किए थे, tan लेट किए थे, तो हो जाएगा log मॉडुलस में tan x, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन x पावर 5 cos x पावर 6 dx इज इक्वल टू में है k साइन x पावर 6 प्लस सी। फाइंड k, हम लोग को यहाँ पे ये जो k देख रहे हो ना, ये k हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम लोग x पावर 6 और इस x पावर 5 को ध्यान से देखो और बताओ x पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x टू द पावर 5 होता है। x पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखो x टू द पावर 5 है, सिर्फ 6 नहीं है। तो हमको जब ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे अगर हम 6 एडजस्ट कर दें तो हो जाएगा cos x पावर 6 dx इक्वल टू में k साइन x पावर 6 प्लस सी। जब हमको ये क्लियर हो गया है कि x पावर 6 का यहाँ पे डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो क्यों ना इसको f और इसको f डैश लेट कर लें, यानी कि इसको अगर हम f लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो अवेलेबल है ना। तो जब हमको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है तो इसको लेट कर लेंगे। लेट करेंगे x पावर 6 को क्या z, तो इसका डिफरेंशिएशन 6x पावर 5 dx इक्वल टू dz। तो वापस अपने क्वेश्चन में आओ, लिखेंगे 1/6 और ये जो 6x पावर 5 dx इसको देख रहे हो तो इसके लिए क्या बैठाओगे, dz बैठाओगे। और यहाँ जो cos x पावर 6 है उसके लिए क्या लिखेंगे, z लिखेंगे और इक्वल टू में k साइन x पावर 6 प्लस सी। अब बोलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर साइन होता है, तो लिखेंगे 1/6 साइन z प्लस सी। तो यहाँ तो ऑलरेडी c है तो कुछ दूसरा कांस्टेंट c डैश ले लो, वेयर c डैश इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर है k साइन x पावर 6 प्लस सी। अब बताओ z के लिए वापस हम क्या बैठा सकते हैं, सर z के लिए हम लोग वापस x पावर 6 बैठा सकते हैं प्लस सी डैश, यहाँ पे k साइन x पावर 6 प्लस सी। अब जरा बोथ साइड कंपेयर करो, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो k की जगह में क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 1/6। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन dx बाई साइन प्लस कॉस, इसको कैसे करेंगे। देखो नीचे साइन प्लस कॉस है तो भाई इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, जब तक साइन या कॉस ऊपर नहीं आ जाए हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसको ऊपर लाने का मेरे पास में एक टेक्निक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो dx है तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे √2 और यहाँ पे हम कर दे 1/√2 साइन x और यहाँ कर दे 1/√2 और cos x dx। देखो ऐसा कर सकते हैं, अगर ये दोनों में से हम लोग 1/√2 को कॉमन निकालेंगे तो बाहर वाले √2 से कट हो जाएगा, यानी कि एडजस्टमेंट हम लोग का सही है। नेक्स्ट स्टेप देखो, एक काम करिए 1/√2 को बाहर लाओ और यहाँ देखो √2 साइन का या कॉस का कितना डिग्री होता है। अगर हम इसको साइन में सोचेंगे तो बताओ 1/√2 साइन का कितना डिग्री होता है, साइन 45 होता है और साथ में है साइन x, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x और इसके लिए साइन 45 यानी कि π/4। उसी तरह बताओ 1/√2 कॉस का कितना डिग्री होता है, कॉस π/4 होता है, तो लिखेंगे पहले cos x और फिर 1/√2 के लिए लिखेंगे हम cos π/4। सर आप ऐसा क्यों सोचें ये फॉर्मूला, क्योंकि अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान दो और अपने दिमाग पे जोर दो, क्योंकि फॉर्मूला बना ट्रिक होगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। बताओ किसका फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। बोलो किसका फॉर्मूला है, ये हम लोग का cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो a के जगह में यहाँ पे क्या है x और b की जगह में क्या है π/4, यानी कि cos x माइनस π/4। cos को ऊपर लेके चलो तो क्या बन जाएगा sec। सर आप ऐसा क्यों किए, तो भाई इसको ऊपर लाने के लिए तो किए,
देखो नीचे में साइन प्लस कॉस था, कैसे देखो हम लोग उसको लपेट लपाट के ऊपर लेके चले आए। अब बोलोगे सर ऊपर लाके अब क्या काम हो गया, अरे भाई फॉर्मूला अवेलेबल है। इंटीग्रेशन सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी होता है। हाँ सर, तो बस फर्क ये है कि यहाँ पे x की जगह में क्या है, x माइनस पाई बाई 4 है। तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है log sec x, तो sec x के लिए x माइनस पाई बाई 4 प्लस tan x, x के लिए x माइनस पाई बाई 4 अब प्लस में c हो गया। तो जब तक देखो साइन प्लस कॉस नीचे था तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे रूट टू एडजस्ट किए, कॉस का फॉर्मूला बनाए, ऊपर लाके सेक जैसे उसको बनाए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक अवेलेबल है। एक दो बार इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी देखो वही सीन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में साइन और कॉस के पास कोई नंबर नहीं था, तो हमने बहुत आराम से वहां पे रूट टू एडजस्ट कर दिए थे। पर यहाँ पे कोई साइन और कॉस के पास क्या है, 3 है। 3 साइन का कोई डिग्री नहीं होता है, 4 कॉस का कोई डिग्री नहीं होता है, और ना ही इसके नीचे कोई नंबर लगाएंगे तो कोई वैल्यू बनेगा। अगर हम सोचेंगे 3 के नीचे 2 लगा दे तो 3/2 भी कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर सोचेंगे 4 के पास कुछ लगा दे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करें, तो उस केस में इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं। क्या तरीका होगा, देखो इस 3 को हम लोग लेट करते हैं, लेट 3 इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। देखो अभी होता तो तुम लोग को अजीब लगता होगा, पर इससे रिलेटेड फिर जब क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर लगेगा सर अपने से बना लेंगे। 4 को क्या लेट करें, 4 इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा को सॉल्व करो और आर को सॉल्व करो। इन दोनों इक्वेशन, जैसे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, या फिर काम करो इसको इक्वेशन 1 करो और इसको इक्वेशन नंबर 2 और 3 कर दो। अब दोनों इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके यहाँ से आर को निकालना होगा। दोनों को सॉल्व करो, आर निकालो। तो आर को निकालने के लिए क्या करेंगे, सोच रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दे, देखते शायद इससे आर सॉल्व हो जाए। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो क्या फायदा हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वेशन करके फायदा ये हुआ कि यहाँ से हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला। इसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं, स्क्वायर को यहाँ भेजो तो रूट बन जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 25। बोलो 25 का रूट 5 होता है, यानी कि आर का वैल्यू क्या हो गया, 5। इसका मतलब हम लोग 3 के लिए क्या बैठा सकते हैं, 5 साइन अल्फा, और 4 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 5 कॉस अल्फा। तो इसको लेकर के अपने इक्वेशन 1 में पहुंच जाओ। देखो अल्फा निकालने का जरूरत नहीं है, फ्रॉम 1 अपने इक्वेशन 1 में जाओ। इक्वेशन 1 क्या हम लोग का, देखो इक्वेशन 1 है हम लोगों का इंटीग्रेशन dx बाई 3 के लिए क्या बैठाओगे, आर साइन अल्फा, और आर का वैल्यू क्या है 5, यानी कि 5 साइन अल्फा। किसके लिए बैठा है, 3 के लिए, साथ में क्या है साइन एक्स। फिर देखो 4 के लिए होगा हम लोग का आर कॉस अल्फा, तो आर का वैल्यू 5 है, यानी कि 5 कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस एक्स। अब एक काम करो, देखो दोनों के नीचे में डिनोमिनेटर में देखो 5 है ना, तो 5 कॉमन ले लो, जैसे वहाँ पे √2 कॉमन था, यहाँ 5 कॉमन, तो 5 कॉमन हो गया, क्या बचा dx बाई साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स कॉस अल्फा। देखो वही सीन बन गया ना, ये पिछला क्वेश्चन में बना था फॉर्मूला, किसका है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि 1/5 dx कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब बोलो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक बनेगा, 1/5 इंटीग्रेशन सेक ऑफ एक्स माइनस अल्फा dx, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, यानी कि सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस tan
एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। यहाँ पे अल्फा को लेकर देखो टेंशन नहीं है, अल्फा क्या हम लोग का कांस्टेंट है। अगर कोई सोचेगा कि सर क्या सच में अल्फा कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल रहेगा तो भाई इसको अफेक्ट करेगा, इस आंसर को अफेक्ट करेगा वेरिएबल होगा तो। क्योंकि वेरिएबल जो है, जैसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो आंसर में भी एक ही वेरिएबल एक्स होना चाहिए। कांस्टेंट साथ में रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो है अगर क्वेश्चन में एक वेरिएबल एक्स है तो आंसर में भी एक्स होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन में एक्स है पर आंसर जेड में आ रहा था, तो फिर जेड को वापस से एक्स में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसी तरह ये कंफर्म होना चाहिए कि अल्फा हम लोग का क्या है, एक कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट रहने से कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल होने से दिक्कत है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि देखिए सच में अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। कैसे देखो, इसको हम करेंगे 2/3 गिव्स, तो इक्वेशन 2/3 कैसे लिखेंगे, 3/4 आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा, आर आर कट, 3/4 इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4, tan में यहाँ भेज दिए तो tan इनवर्स हो गया। तो देखो अल्फा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आंसर में लिख देना वेयर अल्फा, अल्फा क्या है, tan इनवर्स क्या था 3/4 था ना, वेयर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, साइन 2x बाई साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन कॉस, और यहाँ हो जाएगा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 dx। अब सोच रहे हैं कि ऊपर नीचे cos टू द पावर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्यों, अगर cos पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा tan पावर 4, यहाँ +1 हो जाएगा, और ऊपर देखना हम लोग का tan और sec स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तो tan को लेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इसीलिए सोच रहे हैं ऊपर नीचे हम लोग cos पावर 4 से डिवाइड करें, इस 2 को पहले बाहर करो, cos पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखने में होगा साइन cos पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 बाई कॉस पावर 4 dx। अब इसको अलग अलग करते हैं हम। यहाँ देखो सबसे पहले ऊपर में देखो क्या काम होगा, इस cos पावर 4 को तुम लोग दिमाग में उसको दो हिस्सा में ब्रेक करो। cos पावर 4 को हम करेंगे cos इंटू कॉस क्यूब, ध्यान से cos पावर 4 को क्या करेंगे cos इंटू कॉस क्यूब। तो जो पहला वाला cos वाला पार्ट है तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और यहाँ जो cos क्यूब किए तो नीचे cos क्यूब और ऊपर वाला cos कट होगा तो नीचे क्या बचेगा cos स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर। और यहाँ पे देखो जब इसको अलग अलग करेंगे तो साइन बाय कॉस क्या होगा tan पावर 4x, और cos पावर 4 बाई cos पावर 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का tan भी दिख रहा है और क्वेश्चन में sec स्क्वायर भी दिख रहा है। तो हमको मालूम है कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट tan x इक्वल टू z, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। क्वेश्चन में चलो वापस, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन, tan के लिए क्या बैठाओगे z बैठाओगे, ये जो sec स्क्वायर x dx देख रहे हो ये वाला, इसके लिए क्या बैठाओगे dz बैठाओगे, और नीचे में क्या है, नीचे में है tan के लिए, tan के लिए z लेट के थे ना, तो tan के लिए बैठाओ z पावर 4 प्लस 1। अब क्या करें, एक काम करो इस 2 को ना अंदर भेज दो, या फिर अभी रहने दो बाद में भेजेंगे। अब हम क्यों ऐसा सोचें कि 2 को अंदर भेजना है, देखो हम सोच रहे हैं कि 2 को अंदर भेज दें तो हो जाएगा 2z dz। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम नीचे में जो z पावर 4 है इसको हम लिखना चाहते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, आप z पावर 4 का z स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लेट करना चाहते हैं, देखो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2z होता है, तो मेरे पास में z स्क्वायर भी अवेलेबल है और उसका डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है, तो हम सोच रहे हैं z स्क्वायर को फिर से लेट कर लें, तो z स्क्वायर को हम लोग t लेट करेंगे, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z dz, और यहाँ पे क्या होगा dt। चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं,
देखो यहाँ पे हम लोग को 2z dz दिखा, उसके लिए क्या बैठाओगे dt, और यहाँ पे तुमको z स्क्वायर दिखा, उसके लिए t, उस पर स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अभी फॉर्मूला बन गया हम लोग का, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यहाँ x की जगह में t है और a की जगह में क्या है 1, तो a की जगह में अगर 1 है तो 1 बाई ए मतलब क्या 1 बाई 1 तो 1 ही होता है, tan इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 1 t होगा प्लस c। अब आंसर d में छोड़ नहीं सकते, अब स्टेप बाय स्टेप पीछे जाओ, t के लिए पहले z स्क्वायर बैठाओ तो हो जाएगा tan इनवर्स t के लिए z स्क्वायर प्लस c। आंसर यहाँ भी नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा क्वेश्चन तो x में था ना, तो आंसर x में छोड़ना है, तो tan इनवर्स। अब बोलो z के लिए तुमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था tan x, तो z स्क्वायर के लिए क्या होगा tan स्क्वायर x प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। जब इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ऐसा रहता दिखने में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1 और नीचे रहता है एक्स पावर 4 माइनस 1। अगर नीचे एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अगर आ जाएगा तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले एक्सरसाइज से करते हैं, लेकिन अगर नीचे में एक्स पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है। क्या होता है, ऊपर नीचे हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब ऊपर अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखने में होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे भी अगर एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दिख रहा है पहला स्टेप। जब भी नीचे में एक्स पावर 4 प्लस 1 या फिर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब भी ऐसा सीन दिखेगा ऑलवेज ऊपर नीचे तुमको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। अब उसका जो सेकंड स्टेप है वो भी हर क्वेश्चन में करना है, जिसके डिनोमिनेटर में ऐसा दिखेगा तुमको हर क्वेश्चन में यही स्टेप लेना है। लेट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू जेड, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को तुम लोग जेड लेट करो। अब तुम लोग सोचोगे सर x प्लस 1 बाई एक्स तो दूर दूर तक नजर आ नहीं रहा है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि x प्लस 1 बाई एक्स को ही लेट करना है? इसलिए आया कि अगर तुम सेकंड स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या आया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर है, इसीलिए हम इसको लेट किए। हाँ अगर ऊपर में ऐसा होता 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता तो हम इसको x माइनस 1 बाई एक्स लेट करते। अगर x माइनस 1 बाई एक्स लेट करते तो x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 बाई एक्स के लिए क्या होगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता आ जाता। लेकिन मेरे पास में ऊपर में देखो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो हम लेट करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x के लिए 1 बाई एक्स के लिए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx और यहाँ पे dz। वापस आ जाओ क्वेश्चन में, देखो ऊपर में जो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx दिख रहा है, इन दोनों को मिला के क्या लिखोगे dz लिखोगे, और नीचे में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है उसके लिए क्या लिखे, तो उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करो, क्या है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और इक्वल टू में जेड स्क्वायर। एक्स एक्स कट तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 वहाँ जाएगा तो माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2। देखो कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन, कितना हेवी लग रहा था, देखो कितना सिंपल बन गया। अब क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि 2 को कर दे √2 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, आप इसको √2 का स्क्वायर क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि भैया हम लोग के पास में फॉर्मूला अवेलेबल है ना, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पे x की जगह में z है और a की जगह में है √2, तो 1/2a यानी कि 1/2 √2 log x माइनस ए z माइनस √2 z प्लस √2 प्लस सी। क्या आंसर यही छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, z के लिए वापस से x बैठाओ, x का फॉर्म, तो log z। अब बोलो हम लोग z के लिए क्या लेट किए थे, तो z था हम लोग का x प्लस 1 बाई एक्स था, है ना, x प्लस 1 बाई एक्स था।
और माइनस में क्या है √2, फिर यहाँ पे z के लिए x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस सी। चलो ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं। क्यों सर एलसीएम ले रहे हैं? अरे भाई x कैंसिल हो जाएगा ना, जब एलसीएम लेंगे ऊपर में तो x आएगा एलसीएम, तो हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस √2 x। यहाँ पर भी x एलसीएम होगा तो हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस √2x। x कट, क्या बचा 1/2 √2 log x² माइनस √2x प्लस 1 x² प्लस √2x प्लस 1 प्लस सी। आंसर तो समझ में आया। डेनोमिनेटर में अगर कभी ऐसा सीन रहेगा x⁴ प्लस 1 या इससे मिलता जुलता कुछ रहेगा तो ऑलवेज x² से डिवाइड करना, फिर ऐसा लेट करोगे कि ऊपर वाला आ जाए। जैसे x प्लस 1/x को हम लेट के देखो ऊपर वाला dx dz आ गया। उसके बाद में डिनोमिनेटर के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये पूरा वैसे ही सीन बनेगा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना ये पूरा वैसे ही बनने वाला है। ऊपर में देखो क्या है साइन प्लस कॉस, तो हम कुछ ऐसा लेट करने वाले हैं पिछला क्वेश्चन की तरह, कुछ ऐसा लेट करेंगे कि आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने के बाद देखना ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब बोलो हम लोग क्या लेट करें, तो हम सोच रहे हैं कि लेट करेंगे हम लोग साइन माइनस कॉस को हम लोग जेड लेट करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे dx और इक्वल टू में क्या है dz। तो देखो हम लोग क्या लेट किए, देखो क्या सोच के हम लोग लेट किए हैं कि देखो डिफरेंशिएट करने देखो ऊपर वाला आ गया ना, तो ऊपर वाला का तो इंतजाम हो गया। नीचे वाले के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे थे नीचे वाले के लिए, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा साइन माइनस कॉस पे होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड पे स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये देखो नीचे वाले के लिए सेटअप कर रहे हैं, ऊपर वाला का तो इंतजाम हो गया उसके लिए dz बैठा देंगे, नीचे वाले के लिए हम लोग ये सेटअप कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ पर है z²। तो यहाँ से हम साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को लिख सकते हैं हम 1 माइनस z² लिख सकते हैं। चलो अब अपने क्वेश्चन में इसको समेट समाट के अपने क्वेश्चन में वापस आ जाओ। क्वेश्चन में वापस आओ, देखो लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर में जो साइन प्लस कॉस dx उसके लिए क्या लिखोगे, उसके लिए पूरा इतना के लिए सिर्फ dz लिखोगे, तो लिखेंगे dz √9 प्लस 16, और ये जो साइन 2x है उसके लिए क्या लिखोगे 1 माइनस z², तो 1 माइनस z²। इंटीग्रेशन dz बाई, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 प्लस 16 क्या होगा 25 हो जाएगा, माइनस 16z²। अब एक काम करो यहाँ से 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन तो एकदम बाहर आएगा। अच्छा 16 जब कॉमन लेंगे तो रूट से भी बाहर कर दो उसको, 16 कॉमन लेके रूट से ही बाहर कर दो, तो 16 का रूट क्या होता है 4, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन dz बाई, यहाँ 25/16 यानी कि 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे z पे स्क्वायर हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला बना, देखो फॉर्मूला अच्छे से अगर याद रहेगा ना तो तुमको ये समझ में आएगा कि मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे हमको पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम कॉमन ले रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में वो कौन सा फॉर्मूला है ये वाला, dx बाई √a² माइनस x² क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी होता है। तो लिखेंगे 1/4 साइन इनवर्स x बाई a, x क्या है z, a क्या है 5/4 प्लस c, तो 1/4 साइन इनवर्स 4 कन्वर्स करें तो हो जाएगा 4z/5 प्लस c। अब बोलो अब z के लिए क्या बैठाएंगे, z के लिए हम लोग बैठाएंगे जो लेट किए थे, z के लिए हम लोग क्या लेट किए थे, z के लिए हम लोग लेट किए थे साइन माइनस क्या कॉस, देखो है ना z के लिए साइन माइनस कॉस लेट किए थे, तो z के लिए बैठा दो साइन माइनस कॉस बाई 5 प्लस सी, हो गया आंसर। 15
इंटीग्रेशन एक्स 1 + x² बाई 1 + x⁴। यहाँ देखो अंदर में x² है और बाहर में x है। इसको देख करके दिमाग में कोई डिफ्रेंसिएशन दौड़ रहा है? हाँ सर, x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो अगर हम x² को लेट कर लें तो भाई बाहर का 2x आ सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि x के पास तो 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 एडजस्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, अब बोलो x⁴ को क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं कि x⁴ को कर देंगे x² का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग x² को लेट करने का सोच रहे हैं ना, जिससे मेरा 2x dx आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है x⁴ को भी x² का स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो दिखने में ऐसा है, x 1 + x², यहाँ पे 1 + x² पे स्क्वायर, और यहाँ पे 2 एडजस्ट कर दो, क्योंकि हम लोग x² को लेट करने का सोच रहे हैं, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x dx होता है, तो इसलिए 2 एडजस्ट कर दिया। चलो अब लेट करते हैं। लेट x² = z, x² का डिफरेंशिएशन 2x dx = dz। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx, क्या बैठाओगे उसके लिए? dz। फिर 1 + x² के लिए z, 1 + x² के लिए z, और उस पर क्या? स्क्वायर। चलो अब इसको अलग अलग करते हैं, तो हो जाएगा 1/2। जब अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा dz/1 + z², और एक बार होगा 1/2 z/1 + z² dz। अब देखो ये दोनों हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसमें लगेगा tan इनवर्स का फॉर्मूला, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो ये वाला, पहले इसका देख लो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इंटीग्रेशन dx/x² + a², क्या होता है? 1/a tan इनवर्स 1/a + c। अब बोलोगे सर यहाँ तो a² नहीं दिख रहा है। अरे लो, ये हो गया 1 पे स्क्वायर, दिख रहा है a²। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो ये इंटीग्रेशन, इसमें फॉर्मूला यूज होगा f'(x/fx dx), क्या होता है? log fx + c होता है, यानी कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। नीचे क्या है? 1 + z²। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2z dz आएगा, लेकिन ऊपर में तो z है, 2 नहीं है। कोई बात नहीं, 2 एडजस्ट कर लेंगे। लो 2 यहाँ 2 यहाँ, अभी दोनों फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा tan इनवर्स z, और इसके फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? log 1 + z² + c। अब z के लिए हम लोग वापस से बैठा देंगे। z क्या लेट गए थे? x², तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x², 1/4 log 1 + z के लिए x², फिर उस पर स्क्वायर है, यानी कि एक ही बार में x⁴ लिख देंगे + c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो ऊपर में है x - 1 और नीचे में है √x² - x। ये थोड़ा लेंदी बन सकता है वाला सम, पर कोई बात नहीं, जो भी स्टेप यूज होगा वो सब हम लोग का पुराना ही स्टेप होगा। देखो नीचे x² - x है, थोड़ी देर के लिए उसको दिमाग में अगर तुम लोग डिफ्रेंशिएट करते हो तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि आएगा 2x - 1, और ऊपर में क्या है? x - 1 है, ऊपर में x - 1 है, पर नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा? 2x - 1 आएगा। तो एक काम करते हैं, 2 एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे 2, तो ऊपर हो जाएगा 2x - 2, और नीचे √x² - x dx। फिर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x - 2 का मैं ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2x - 1, फिर साथ में -1, फिर यहाँ पे है √x² - x dx। अब देखो x² - x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x - 1 देखा आ गया ऊपर में, लेकिन भाई ये 1 तो अलग से है, तो एक काम करते हैं अलग अलग कर देते हैं इसको। जब अलग अलग करेंगे तो ऐसा दिखेगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x - 1 √x² - x dx, और दूसरी बार में होगा 1/2 इंटीग्रेशन dx √x² - x। अब दोनों को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। एक है 1/2, इसको कर दो I1, और इसको कर दो हम लोग I2। अब दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग सिंप्लीफाई करो, यानी तो बार बार दोनों को लेके उतरना पड़ेगा, तो एक एक को करेंगे हम लोग, फिर ला करके यहाँ पे कंबाइन कर देंगे इसमें। देखो इसको इक्वेशन 1 कर दो। चलो अब I1 में काम करते हैं। I1 क्या है? इंटीग्रेशन 2x - 1 √x² - x dx। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 1। अच्छा यहाँ देखो √x² - x है ना,
तो रूट के माने क्या होता है, पावर हाफ होता है, और जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ऐसे नीचे में है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस हाफ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब तुम लोग सोचोगे सर आप ऐसा क्यों, कि इसको ऊपर क्यों लेके गए, तो देखो हम तुम लोग अभी क्या बोले कि तुम लोग का फॉर्मूला एकदम तगड़ा होना चाहिए। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं तुमको खुद ब खुद समझ में आया था। एक्चुअली मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है, देखो ये वाला, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स एफ एक्स पे एन डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एफ एक्स पे एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। ये हम लोग का क्या है, फंक्शन, ये उसका क्या है, डिफरेंशिएशन, और ये क्या है, एन। देखो पूरा सेट हो गया। फॉर्मूला के हिसाब से फंक्शन पे एन प्लस वन हमको लिखना है, तो फंक्शन पे एन प्लस वन मतलब क्या, फंक्शन मेरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उस पर एन प्लस वन यानी कि माइनस हाफ प्लस वन, नीचे भी एन प्लस वन यानी कि माइनस हाफ प्लस वन। अब प्लस सी लेना होगा, तो सी मतलब यहाँ तुम्हारे पास दो आई है ना, आई वन आई टू, तो इसको सी वन कर दो। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो वन माइनस हाफ क्या होगा, हाफ, कन्वर्स करेंगे तो टू हो जाएगा। यहाँ वन माइनस हाफ क्या होगा, हाफ, हाफ मतलब क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी वन। पावर हाफ आएगा, हाफ का माने क्या होता है, रूट होता है। ये हम लोग का आई वन निकल गया। अब आई टू में काम करो, आई टू में थोड़ा ज़्यादा काम है। नज़र आ रहा है सबको वाला पार्ट, ये नोट हो गया वाला पार्ट ना, नोट कर लोगे। चलो अब हम लोग आते हैं आई टू में। तो आई टू क्या हम लोग का, देखो आई टू था हम लोग का इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब भाई इसके ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तुम लोग को याद होगा हम लोग एक एक्सरसाइज की है जिसमें होल स्क्वायर वाला अंदर में सेट करते थे ना, होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाना चाहते हैं। तो ए स्क्वायर मेरा तो ऑलरेडी डिसाइडेड है एक्स स्क्वायर, फिर टू ए बी, तो टू ए के लिए एक्स, बी के लिए ऐसा सोचो कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाए, एक्स आ जाए। तो हम बी के लिए हाफ सोचें, तो टू टू कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन बाई टू पे स्क्वायर। अब इस वन बाई टू को स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए माइनस वन बाई टू पे स्क्वायर, और साथ में कुछ नहीं, हो गया। अब फायदा क्या हुआ, देखो फायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और साथ में है माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। अब बोलो ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये एक्चुअल में हम लोग का फॉर्मूला बना, देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, पर ध्यान रहे x के जगह में क्या है, x माइनस हाफ, और a के जगह में क्या है, हाफ ऐसे। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा लॉग x यानी कि x माइनस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x क्या है, x माइनस हाफ पे स्क्वायर माइनस वन बाई टू पे स्क्वायर प्लस सी टू, हो जाएगा लॉग एक्स माइनस हाफ प्लस रूट ओवर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इसी को तो तोड़ मरोड़ कर लोग यहाँ तक पहुँचे थे ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस बैक यानी कि यहाँ चले आएंगे, यानी कि इस पूरे की जगह में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी टू, ये निकल गया हम लोग का आई टू। अब इन दोनों को लेकर के अपने इक्वेशन नंबर हम लोग वन में पहुँच जाएंगे। तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर टू, और इसको करते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, नहीं इसको टू करो इसको थ्री करो, क्योंकि पहले इसको सॉल्व किए थे ना। तो लिखेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री। तो वापस चलो i इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ, आई वन की जगह में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, आई वन की जगह में इसको लिखेंगे ना, तो हाफ और टू कट हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं करे रहने दो, आई वन की जगह में टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई टू की जगह में ये वाला लिखूँ, क्या था देखो तो, अच्छा माइनस था ना, माइनस हाफ, और आई टू की जगह में क्या लिखेंगे, ये वाला पूरा लॉग
एक्स माइनस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब तुम लोग सोचते होगे सर आप C1 C2 तो भूल गए लिखना। हम भूले नहीं है, एक्चुअल में जो सी लिखे है ना वो हम लोग का C1 प्लस C2 है एक्चुअल में। देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यानी कि जो दोनों इंटीग्रेशन का C1 प्लस C2 आता तो दोनों को मिला के हम एक अलग कॉन्स्टेंट यानी कि C ले लिए। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे अभी ना तो इससे रिलेटेड हम और तुम लोग को एक दो क्वेश्चन बताएंगे जो इसी मेथड से हम लोग का बनेगा। जैसे यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पे tan है, और देखो राइट में क्या है साइन कॉस का फॉर्म है ना, और हम लोग को ए बी का वैल्यू बताना है। तो अगर हम देख रहे हैं राइट साइड में मेरा साइन कॉस का फॉर्म है, तो हम सोच रहे tan को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दें, यानी कि dx बाई 1 प्लस tan के लिए हम करेंगे साइन बाई कॉस, और यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी लॉग साइन प्लस कॉस और प्लस में सी। अभी काम करेंगे इसको एलसीएम लेके कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसके नीचे में क्या है 1, तो कॉस और 1 का एलसीएम क्या आएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस प्लस साइन, और ऊपर में क्या है डी एक्स, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लॉग साइन प्लस कॉस प्लस सी। अब इसको कन्वर्ट करके ऊपर भेज दो, इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऊपर भेजेंगे। तो कॉस ऊपर गया तो ऊपर हो जाएगा कॉस और नीचे हो जाएगा साइन प्लस कॉस, यहाँ पे डी एक्स, और इक्वल टू में है ए एक्स प्लस बी लॉग साइन प्लस कॉस प्लस सी। इस क्वेश्चन को जब हम लोग ऊपर में ट्रिगो और नीचे जब ट्रिगो आ जाएगा तो उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से उसको लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं देखो, जो न्यूमरेटर रहेगा यानी कि कॉस जो रहेगा उसको लेट करते हैं, लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एल डेनोमिनेटर यानी कि साइन प्लस कॉस प्लस एम डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर यानी कि कॉस माइनस साइन। अब यहाँ से हम लोग एल और एम को सॉल्व करेंगे। कैसे देखो, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा एल साइन प्लस एल कॉस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा एम कॉस माइनस एम। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ देखो एल कॉस है और यहाँ पे क्या है एम कॉस है, तो इन दोनों में से हम लोग कॉस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एल प्लस एम कॉस। यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एल माइनस एम साइन। अब यहाँ देखो अगर बोथ साइड से अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ कॉस है, साइन तो नहीं है, और भाई साइन को भी तो कंपेयर करना है। तो एक काम करो, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 0 इंटू साइन लिख सकते हैं। 0 इंटू साइन मतलब क्या 0, यानी कि हमने कुछ लिखा ही नहीं। पर फायदा ये होगा कि हम लोग बोथ साइड कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखो एल प्लस एम से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो एल प्लस एम इक्वल टू 1, और एल माइनस एम से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि एल माइनस एम इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो एम कट एल का वैल्यू क्या आएगा हाफ। जब पुटिंग करेंगे एल का वैल्यू दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एल इक्वल्स टू अगर हम लोग यहाँ पे हाफ पुट करते हैं तो एम इक्वल्स टू होगा 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ। अब चलो क्वेश्चन में वापस, पहले इस लाइन में आ जाओ। यहाँ पे कॉस क्या था हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉस एक्स इक्वल्स टू, पहले था एल ऑफ दिस यानी कि हाफ ऑफ साइन प्लस कॉस, फिर तो हम लोग इसमें एम ऑफ दिस यानी कि एम क्या होगा हाफ कॉस माइनस साइन। अब इसको कॉस का वैल्यू को लेकर के अपने इस वाले लाइन में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। कॉस के लिए तो क्या बिठाएंगे यहाँ पे, तब हम लोग कॉस के लिए बिठाएंगे इंटीग्रेशन, इसके लिए बैठाएंगे इंटीग्रेशन, कॉस के लिए क्या बैठाएंगे हाफ साइन प्लस कॉस प्लस हाफ कॉस माइनस, और नीचे में क्या है साइन प्लस कॉस, यहाँ पे डी एक्स, और हो जाएगा ए एक्स प्लस बी लॉग साइन प्लस कॉस, और प्लस में क्या है सी एम। अब इसको अलग अलग करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो देखो साइन प्लस कॉस कट क्या बचेगा हाफ डी एक्स
और यहाँ पे जब अलग करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ जाएगा, तो इसको तो खैर डायरेक्ट अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको रहने दो। हाफ कॉस माइनस साइन और नीचे हो जाएगा साइन प्लस कॉस dx, और यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी लॉग साइन प्लस कॉस प्लस सी। अब देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है ना, तो फॉर्मूला भी कुछ देर पहले हम लोग यूज़ किए थे, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी होता है। तो नीचे उसका फंक्शन है, देखो ऊपर क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, तो इसके लिए हो जाएगा हाफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हाफ लॉग एफ एक्स मतलब क्या, साइन प्लस कॉस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट के लिए कोई ले लो, के ले लो, फिर के इज एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इक्वल टू में जो है उसको उतार दो, इसको हटा दो, इक्वल टू में जो है तो उसको उतार दो, ए एक्स प्लस बी लॉग साइन प्लस कॉस प्लस सी। अब बोथ साइड से कंपेयर करो, यहाँ देखो ए एक्स है, यहाँ पे हाफ एक्स है, तो ए की जगह में क्या होगा हाफ, यहाँ पे बी ऑफ लॉग समथिंग है, यहाँ पे हाफ ऑफ लॉग समथिंग है, यानी कि बी का वैल्यू हाफ हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा मेथड अप्लाई होगा, क्या होगा वो अभी रहने दो। सबसे पहले यहाँ पे कॉस और साइन पे ध्यान दो। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, यानी कि कॉस का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना। अगर हमको ये क्लियर हो गया है कि कॉस का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो कॉस को क्या करना चाहिए, हमको लेट करना चाहिए, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू जेड। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। बस यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ ना, तो एक काम करो, माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हम लोग। अब क्या होगा देखो, माइनस ये माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या बैठाएंगे डी जेड, नीचे आ जाओ 1 माइनस इस कॉस के लिए क्या बैठाओगे जेड, फिर 2 माइनस जेड। अब बोलो तुम लोग ये कौन सा हम लोग का जो है इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया है। ये एक्चुअल में हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन है। इसको करने का तरीका क्या था, इसको हम लोग लेट करते हैं, लेट 1 बाई 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड इक्वल्स टू, क्या लेट करते हैं a बाई 1 माइनस जेड प्लस b बाई 2 माइनस जेड। इसको देखो हम लोग कुछ एक्सरसाइज में हम लोग इसको डिटेल में समझे हैं। अगर तुम लोग को इसको और ज़्यादा समझना होगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करना है, तो तुम लोग प्लेलिस्ट में जाओ, आ जा करके अगर एम एल अग्रवाल से अगर फॉलो कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाना, एक्सरसाइज नंबर 8.10 जा करके देखो, वहाँ पे इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन बना हुआ है। फिलहाल यहाँ भी समझ में आ जाएगा। अब देखो जो डिनोमिनेटर में रहता है उससे हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 1। जब इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड से, तो 1 माइनस जेड कट क्या बचेगा 2 माइनस जेड, तो ए के पास बचा 2 माइनस जेड और इसके पास बचेगा 1 माइनस जेड बी। अब अगर हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है तो बी पार्ट को 0 करना होगा। बी पार्ट 0 कब होगा, जब जेड के लिए 1 सोचेंगे, लिखेंगे पुटिंग z इक्वल्स टू 1। जब z के लिए 1 सोचेंगे इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। पर यहाँ अगर z के लिए 1 सोचोगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1a, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 1। अब अगर हम लोग को b निकालना है तो a पार्ट को 0 करना होगा, और a पार्ट 0 कब होगा, जब हम लोग z का वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुटिंग z इक्वल्स टू 2, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 2 माइनस z के लिए 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1b, यानी कि -b, यानी कि b इक्वल्स टू -1। इन दोनों वैल्यू को लेकर के यहाँ पहुँचो, इक्वेशन नंबर 2 में पहुँचो। उसके बाद हम लोग जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 2 में अगर जाएंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 2 हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड। इसके लिए तो क्या है a बाई 1 माइनस जेड है, पर a के लिए क्या बैठाएंगे 1, यानी कि 1 बाई 1 माइनस जेड। फिर आ जाओ यहाँ पे b बाई समथिंग, तो b के लिए क्या बैठाओगे -1, बाई में क्या है 2 माइनस जेड। अब इसको लेकर के अपने इक्वेशन 1 में पहुंचो, लिखेंगे फ्रॉम 1 तो हो जाएगा फ्रॉम 1 में जाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन। अभी जो ये पार्ट दिख रही है वाला, इसके लिए तो हम ये बैठा सकते हैं ना, देखो ये वाला पार्ट, इतना जो मेहनत हम लोग किए हैं तो इसके लिए हम पूरा क्या बैठाएंगे, ये बैठाएंगे। तो डायरेक्ट हम करें
या एक स्टेप हम तुम लोग को दिखा के कर दे रहे, फिर डायरेक्ट कर लिया जाएगा। फ्रॉम वन में क्या था, डी जेड बाई वन माइनस जेड, टू माइनस जेड था। लेकिन अभी हम लोग कड़ा मेहनत के बाद में इसके लिए क्या निकाले हैं, इसके लिए निकाले हैं वन बाई वन माइनस जेड, और फिर क्या निकाले हैं माइनस वन बाई टू माइनस जेड डी जेड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई वन माइनस जेड डी जेड, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बाई टू माइनस जेड डी जेड। अब बोलो यहाँ पे जेड पे तो लीनियर है ना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वन माइनस जेड। लेकिन फिर तुमको वन माइनस जेड को डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि तुम तो वन माइनस जेड को एक्स मान के इंटीग्रेट कर रहे हो ना, पर वो तो एक्स है नहीं, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो। तो वन माइनस जेड का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन आएगा, तो उससे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस लॉग ऑफ टू माइनस जेड। लेकिन जब फिर से तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टू माइनस जेड को, तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो उस माइनस से ये प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे आंसर इसको रोक नहीं सकते, जेड एक्चुअली में क्या था, कॉस था ना, तो वापस से कॉस बैठाओ, तो लिखेंगे लॉग वन माइनस कॉस माइनस लॉग टू माइनस कॉस, अब प्लस में सी। अब देखो ये दोनों लॉग माइनस में है ना, तो लॉग का हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सा, लॉग एम बाई एन वाला, यानी कि वन माइनस कॉस बाई टू माइनस कॉस प्लस सी। ये वो हम लोग का आंसर। तो एक्चुअली में हम लोग का ये एम एल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 8.10 का ये वाला सम है। तो अगर तुम लोग को इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करना है तो एम एल अग्रवाल के एक्सरसाइज नंबर 10 का जो प्लेलिस्ट है वीडियो, उसमें तुम लोग जा सकते हो, वीडियो इसका अपलोड है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा लेंदी बनेगा, पर घबराने की एकदम बात नहीं है, इसको आराम आराम से करो, हो जाएगा। देखो अगर कोई सम बड़ा है या अगर तुम लोग को टफ लगता है तो अच्छी बात है, अच्छा है ना कि तुम उसको अभी प्रैक्टिस कर ले रहे हो। सोचो अगर एग्जाम में फेस करोगे तो क्या हाल होगा। तो बड़ा बड़ा टफ टफ क्वेश्चन अभी कर लो, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन मिले वो इससे ईजी लगे हम लोग को। हम सोच रहे, देखो ये ऊपर में तीन टर्म देख रहे हो ना, तो हम सोच रहे तीन टर्म में दो टर्म को इकट्ठा करें। किसको, देखो इन दोनों को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, और साइड में लिखो माइनस फाइव एक्स, और नीचे एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ऐसा क्यों कि एक्चुअल हम इसको ना अलग अलग करना चाहते हैं। देखो एक पार्ट ये वाला, इसके साथ डिनोमिनेटर को लेके जाओ, यानी कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और एक बार इसके साथ ले जाएंगे तो फाइव बाहर, तो हो जाएगा एक्स बाई एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखो देख के समझ में आ रहा है कि दोनों दिग्गज इंटीग्रेशन है, तो दोनों को आई1 आई2 करके काम करेंगे। साथ में लेके जाओगे तो बौखला जाओगे। तो आई1 आई2 करके काम करेंगे, पहले आई1 में काम करो, इसको इक्वेशन वन कर दो। आई1 क्या हम लोग का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी देखो कुछ देर पहले हम तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवा रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर शायद 14 था, उसमें बताया था ना कि अगर नीचे में एक्स पावर फोर एक्स स्क्वायर वन इस तरह का सीन दिखे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो वही काम आएगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्या किए हैं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड किए हैं। अब देखो ऊपर में आ गया वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए बताओ क्या लेट करेंगे। इसके लिए पूरा तुम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का हेल्प लो, अपने से करोगे। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स लेट कर लें। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, और वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करो, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे डी जेड। अच्छा ये तो ऊपर का इंतजाम हो गया। नीचे वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 14 के जैसा पूरा बना रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू। इसको लपेट के लेकर के अपने क्वेश्चन में आ जाओ। वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए क्या बैठाओगे, डी जेड, और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के लिए क्या बैठाओगे, जेड स्क्वायर माइनस टू, और साथ में प्लस वन है, यानी कि हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वन। अब तुम लोग एक काम करो, वन पे स्क्वायर दे दो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा ना। कौन सा फॉर्मूला, देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई टू ए लॉग
एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1/2a, यानी कि 1/2 इंटू 1 लॉग एक्स माइनस ए जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 प्लस सी 1। जेड के लिए वापस से बैठाओ क्या, एक्स प्लस 1/x, तो हो जाएगा 1/2 लॉग, जेड के लिए बैठाएंगे एक्स प्लस 1/x माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सी 1। अब एलसीएम लो, तो 1/2 लॉग, ऊपर एलसीएम लेंगे तो x आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी 1। डायरेक्ट इसलिए कर दिए क्योंकि तो हम लोग किए हैं ना ऐसा, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। तो हम लोग क्या निकला, I1 निकला, ये I1 निकला। तो अब एक काम करते हैं, अब I2 में काम करेंगे। देखो I2 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 में आ जाओ। अब I2 क्या था हम लोग का, I2 था हम लोग का इंटीग्रेशन x बाई ये था ना, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा बताओ तो हम एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लिखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो देखो ऊपर में x है, 2 नहीं है तो 2 लगा लो, एलो लगा दिए। अब लेट करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या होगा, dz। तो हो जाएगा हाफ, ऊपर में जो 2x dx देख रहे हो उसके लिए क्या बैठाओगे, dz, और नीचे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। याद आ रहा है, फिर क्या करना होगा, इसको वही होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करना है। तो इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड के लिए लिखेंगे 2 इंटू जेड इंटू हाफ, क्योंकि इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो ए स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमको चाहिए प्लस 2ab, तो ए तो मेरा अवेलेबल जेड है, तो 2a मतलब 2 इंटू जेड। बी के लिए ऐसा बैठाओ कि सिंप्लीफाई करके जेड आ जाए, तो 1/2 बैठाए, अगर सिंप्लीफाई करो देखो जेड आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में ये है ना, तो हो जाएगा हाफ पे स्क्वायर। अब इस हाफ स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए माइनस हाफ पे स्क्वायर, अब प्लस 1 ये वाला उतार दिए, तो हो जाएगा हम लोगों का हाफ हाफ। देखो यहाँ से आता क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा z प्लस हाफ पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1/4 प्लस 1, तो 1 - 1/4 क्या होगा, 3/4, यानी कि √3/2 पे होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ से देखो 1/2, और इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक देखो हम लोग का फॉर्मूला बना, यहाँ से तक बनेगा z प्लस हाफ पे होल स्क्वायर, और यहाँ -1/4 प्लस 1, यानी कि 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 - 1/4 होगा हम लोग का 3/4, यानी कि √3/2 पे होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बस x की जगह में ये है और a की जगह में ये, तो फॉर्मूला है 1/a, यानी कि 1/√3/2, 1/a tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बाई ए मतलब क्या, z प्लस हाफ बाई √3/2 प्लस c2। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, तो बचा 1/√3 tan इनवर्स, यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर 2 काट देंगे तो हो जाएगा 2z प्लस 1 बाई √3 प्लस c2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को लेकर हम लोग पहुँचेंगे, इक्वेशन 2 और 3 है ना, ये इक्वेशन 3 हो गया, तो इक्वेशन 2 और 3 को लेकर के हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या था, देखो हम लोग का इक्वेशन 1 था हम लोग का I1 - 5I2, क्या था, I1 - 5I2 क्या था हम लोग का, ये I था, तो यहाँ पे लिख देना पहले फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो I1 के लिए क्या निकला है, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर -5I2, तो -5I2 के लिए क्या है, यानी कि 5/√3 tan इनवर्स 2। अच्छा z के लिए क्या लेट किए थे हम लोग, उसको तो भाई हम लोग बैठाने ही भूल गए, z को तो हम लोग एक्स स्क्वायर लेट किए थे, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई √3 प्लस c2 नहीं क्या लिखोगे, c लिखोगे, वेर c क्या है, c1 प्लस c2।
देखो अगर कोई सम अगर थोड़ा लेंदी हो रहा तो कोई टेंशन का बात नहीं है। ये तो अच्छा है ना कि बड़ा बड़ा सम अभी हम लोग बना ले रहे हैं, ताकि एग्जाम के टाइम में जो भी बड़ा सम होगा वो इससे छोटा लगे। अभी अगर तुम मान लेते 20 लाइन का कोई सम बना लेते हो तो एग्जाम में 20 लाइन का सम तो आएगा नहीं, 20 से कम ही आएगा। तो अभी अगर तुमको 20 लाइन का सम बनाने का अगर प्रैक्टिस है, तो वहाँ पे अगर लेस देन 20 लाइन का अगर कोई सम आता है तुम तो ऑलरेडी उसमें प्रैक्टिस रहोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारा। बच्चों लोग क्या करता है, छोटा छोटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है, जैसे एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देखता है बस हालत खराब है था। तो अच्छा है ना कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके प्रैक्टिस करो, ताकि लेंदी सम को भी आगे लेके बढ़ने का कॉन्फिडेंस आ जाए हम लोग के अंदर।